साहिबान, आज का टॉपिक है साइंटिफिक मेथड इन देवात्मा स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि देवात्मा दर्शन में वैज्ञानिक विधि। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आज हम देख लें मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग। साइंटिफिक मेथड मीन्स व्हाट और देवात्मा स्कूल ऑफ थॉट क्या है। 17वीं सेंचुरी में सर फ्रांसिस बेकन ने साइंटिफिक विधि या मेथड एक नई दुनिया में उसको उजागर किया था। उसको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड भी बोल सकते हैं। इसको फिलोसॉफिकली अगर हमने समझना हो तो देवात्मा ने साइंटिफिक मेथड को एक फिलोसॉफिकल वे से जो एक्सप्रेस किया है, मैं उसको यहां पे कोट कर देता हूं। नंबर 1, प्रकृति ही मीन्स नेचर ही एकमात्र सत्य है और इसके बाहर या इसके अतिरिक्त कोई और अस्तित्व सत्य नहीं है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। नंबर 2 है कि साक्षात ज्ञानदायिनी शक्तियों के विरुद्ध कोई भी विश्वास मिथ्या है। नंबर 3, तर्क विधि के विरुद्ध कोई भी विश्वास मिथ्या है। और नंबर 4, प्रकृति के मीन्स नेचर के अटल नियमों के विरुद्ध कोई भी विश्वास सत्य नहीं हो सकता। ये एक छोटा सा मोटे रूप में हमने इसको एक्सप्रेस किया है। तो साइंटिफिक मेथड को हमने साइंस की टर्म्स में भी समझते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा देवात्मा स्कूल ऑफ थॉट को समझ लेते हैं। 4 पंक्तियों के द्वारा यहाँ पर रवि जोसन जी, जो हमारे बहुत ही अजीज हैं और ब्रिटिश एशिया विनर्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 4 पंक्तियों द्वारा पंजाबी में प्लीज अगर हो सके तो देवात्मा स्कूल ऑफ थॉट को एक्सप्रेस करें। थैंक यू सर जी, थैंक यू। तन भाग सुलखनी कड़ियो जदो जग विच देव आत्माए आके इस धर्म जगत विच विज्ञानिक विधि दा दर्शन दे पाए। हो जग विच तुमा पाइया पाइया जी गुरुदेव आत्मा, जग विच तुमा पाइया पाइया जी गुरुदेव आत्मा। पाप ते झूठ मिटावन खातिर मरदियां रूहां बचावन खातिर देवराज नू फैलावन खातिर सिर तड़ा दियां लाइया जी गुरुदेव आत्मा। जग विच तुमा पाइया पाइया जी गुरुदेव आत्मा। हो बख्शिश दा तेरी मुल नहीं है, लभदी किते बिल्कुल नहीं है। कोई दानी तेरे तुल नहीं है, कोई दानी तेरे तुल नहीं है। सच्चा गुरु मेरे साइया साइया जी गुरुदेव आत्मा। जग विच तुमा पाइया पाइया जी गुरुदेव आत्मा। सदियां तो डट रहे सी जेड़े झूठ ते पाप दे पैर उखेड़े। हो गई शोहरत दूर ते नेड़े, वारा अलम ने गाइया गाइया जी गुरुदेव आत्मा। जग विच तुमा पाइया पाइया जी गुरुदेव आत्मा। थैंक यू। साहिबान, जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं
तो स्पिरिचुअल मास्टर देवात्मा को बारंबार प्रणाम करते हैं। द डिस्कवरर ऑफ दीज ट्रूथ्स, जो भी हम बात करेंगे वो देवात्मा द्वारा खोजी हुई एक फिलॉसफी है, एक नया स्कूल ऑफ थॉट है। तो इस सारे स्कूल ऑफ थॉट को हमने जो नाम दिया है वो है द हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज हमने सिर्फ एक पहलू पे बात करनी है जो देवात्मा की फिलॉसफी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक है, वो है प्रेयर, प्रार्थना, शुभकामना। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम बार बार एक नई विधि द्वारा, एक नई खोज द्वारा, एक नए दृष्टिकोण द्वारा इसको डिफरेंट वे से देखते हैं। डिफरेंट वे मतलब साइंटिफिक मेथड से। दुनिया के इतिहास में पहली बार 19th सेंचुरी में आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअलिटी में यह साइंटिफिक मेथड यूज हुआ है। बाकी सब्जेक्ट में यूज हुआ है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एवरीवेयर डिफरेंट जितनी भी साइंस की ब्रांचेस थी उसमें यूज हुआ है। लेकिन शायद ये सबके लिए, हमारे सबके लिए अभी भी सस्पेंस का विषय है कि रिलीजन में, स्पिरिचुअलिटी में साइंटिफिक मेथड का रोल कैसे, स्पेशली प्रेयर में। तो खास करके वेस्ट इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि रिलीजनलेस रिलीजन इज पॉसिबल। हाउ इज इट पॉसिबल? रिलीजनलेस रिलीजन पॉसिबल मीन्स व्हाट? विदाउट सुपरनेचुरल पावर क्या कोई आध्यात्मिक, क्या स्पिरिचुअलिटी की फिलॉसफी हो सकती है? अगर हो सकती है तो वो क्या है? टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। मेरा पर्पस किसी को हर्ट करना नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसको अगेन डिस्कस कर लें कि साइंटिफिक मेथड क्या है इन देवात्मा स्कूल ऑफ थॉट। इन देवात्मा स्कूल ऑफ थॉट में सिर्फ आज एक टॉपिक की बात कर रहे हैं कि प्रेयर में, ये जो हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ बुक है, द ब्लू इंक रिव्यू, जो कि अमेरिकन टॉप की वन ऑफ द रिव्यू कंपनीज है, उन्होंने अपने कमेंट्स या रिव्यू भेजा है कि इस बुक के 2 चैप्टर, फर्स्ट फॉरवर्ड, जिसको हम भूमिका या प्रीफेस भी कह सकते हैं, और दूसरा इंट्रोडक्शन, दोनों चैप्टरों को पढ़ने के बाद इस बुक के अंदर क्या है, सारी हिस्ट्री, उसकी सारी संक्षिप्त में पता चल जाता है। तो जो लोग सिर्फ ये 2 चैप्टर पढ़ लें अकॉर्डिंग टू द ब्लू इंक रिव्यू, बाकी कोई बुक ना भी पढ़े तो इस बुक का लेवल या स्टैंडर्ड पता चल जाता है, या देवात्मा स्कूल ऑफ थॉट या हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ कहां एग्जिस्ट करता है। तो पहले जो पहला चैप्टर है वो है प्रेयर का। इसका जो मजमून है, जो हेडिंग है, व्हाट काइंड ऑफ हेवन इज दिस, ये कैसा स्वर्ग। तो इस विषय को एक्सप्रेस करने से पहले जो मैं जरूरी समझता हूं फिलोसॉफिकल, इसका बेस समझ लेना बहुत जरूरी है, बेसिक स्ट्रक्चर, कि जो देवात्मा स्कूल ऑफ थॉट या उसके फर्स्ट चैप्टर की आज या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, उसका बेस क्या है। तो इस फिलॉसफी का या फर्स्ट चैप्टर का जो बेस है वो है नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी है। जो इसका आधार है ना वो नेचुरलिस्टिक है,
नंबर 2 इज एवोल्यूशनरी। नंबर 3 है कि ये साइंटिफिक है, साइंटिफिक टेम्पर को शो करती है, साइंटिफिक एटीट्यूड भी हम बोल सकते हैं। और नंबर 4 है इट्स वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और नंबर 5 है इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मीन्स व्हाट? दुनिया में जितनी भी आज तक धर्म की या स्पिरिचुअलिटी की फिलॉसफी डेवलप हुई है, वो फिलोसॉफिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कैटेगरी में नहीं आती। वो इस बात की कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती कि हम इंसानियत के अंदर कुछ वैल्यूज क्रिएट कर पाए, इस चीज की गारंटी नहीं लेती। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ हेवन इज दिस, ये सिर्फ नॉन नेचुरलिस्टिक होगा, बल्कि साइंटिफिक टेम्पर, जिसमें ये साइंटिफिक मेथड अप्लाई होगा। और ये ऑप्टिमिस्टिक भी होगी, रिस्पॉन्सिबल भी होगी, और एवोल्यूशनरी तो है ही है, इसका बेस एवोल्यूशन है। तो साइंटिफिक मेथड, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सर फ्रांसिस बेकन ने 17वीं सेंचुरी में इस थॉट को डेवलप किया, इस विधि को डेवलप किया, जिसमें पहले हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी चीज को, फिर कोई क्वेश्चंस होता है या उसका एक हाइपोथेसिस बनता है, फिर हम उसका प्रेडिक्शन करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है, अगर तो रिजल्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव है तो एक थ्योरी बन जाती है, अगर नहीं तो वापस फिर सर्कल वही घूमता है कि हाइपोथेसिस सही है या गलत। अगर गलत है तो फिर एक साइंटिफिक वे से उसका हाइपोथेसिस बनता है। ऐसे ही साइंस का एक सर्कल चलता है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर, जो हम प्रार्थना करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आज से 2500 साल पहले ऑलमोस्ट चीन की धरती पर लाओ त्सु ने एक बहुत बड़ी जबरदस्त बात कही है, जो आज तक हमको समझ नहीं आ पाई। हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार मनन करें कि इंसानियत हमेशा ही जंगों में अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को खोई है। मींस जितने भी जंग हुए हैं उसमें हमेशा इंसानियत मरी है। ये उन्होंने कब कहे, जब वहां के राजा ने उनको कहा कि मैं जंग जीतने के लिए जा रहा हूं, आप मेरे लिए प्रे करें, तो उन्होंने प्रे करने से मना कर दिया था। क्यों किया था? उन्होंने ये लॉजिक दिया था कि जंग में इंसानियत हमेशा हारती है। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो कहते हैं, खास करके जो बुक है क्रेग कोली द्वारा लिखी गई, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, बड़ी प्यारी है, और मैंने जब भी पढ़ा है एक नई दुनिया में पाया है। क्या उसका एक लिखने का स्टाइल था। द बुक का नाम है नागासाकी मैस्कर ऑफ इनोसेंट एंड अननोइंग। जब जापान के पास खाने पीने की ऑलमोस्ट सभी चीजें शॉर्टेज के रूप में आई, या शॉर्ट हो गई या खत्म हो चुकी थी, खास करके दूध हो गया, बेड हो गया, और पेट्रोल तो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे हो गया था। जब अमेरिका ने अपनी फ्लाइट द्वारा या अपने जंगी जहाज द्वारा उनका इंस्पेक्शन किया कि सिचुएशन क्या है, तो उनके पास इतना पेट्रोल भी नहीं था कि वो उस जहाज को रोक पाते। और जैसे ही उसने अपना एक कोड भेजा, ये
मैं क्रेग कोली की बुक से घटना सुना रहा हूं। तो कोड क्या था? ऑल राइट, मतलब सिचुएशन नॉर्मल है, आप बम गिरा सकते हो। तो कहते हैं सुबह ही कुछ सेकंड बाद उन्होंने जब बम गिराया, पहले हिरोशिमा पे गिराया, फिर उसके बाद कहते हैं नागासाकी का टाइम भी आया। तो बड़ी अजीब सी स्टोरी बनी, एक दर्दनाक, मैस्कर इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड है। क्रेग कोली के हिसाब से वो नागासाकी कुछ ही मिनटों में आग का गोला बन गया, सारा का सारा शहर। रीजन कोई भी रहा हो, लॉजिक कुछ भी दे दें, भले वो हिटलर हो, भले वो स्टेलिन हो, भले वो लेनिन हो, भले कोई भी हो, lao Tzu की बात हमेशा सही रहेगी कि इंसानियत अपना वजूद हमेशा ही खोती है जंगों में। रीजन कुछ भी दिया जाए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे दुनिया ने हालात देखे, बड़ी खुशी हुई कि कुछ साल बाद 1982 में एक इंटरनेशनल दिवस मनाने के लिए एक मंच तैयार किया गया कि इंटरनेशनल पीस ऑफ प्रेयर। तो इसका एक खास दिन भी निर्धारित किया गया, जो आई थिंक 21 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड पीस डे के नाम पे। तो 2017 में जब द हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ बुक पब्लिश हुई दिसंबर में, तो सितंबर में ही हमारे पब्लिशर्स ने देखा कि पहले ही जो बुक का टाइटल है वो प्रेयर से शुरू किया गया कि व्हाट काइंड ऑफ हेवन इज दिस, ये कैसा स्वर्ग, ये कैसी जन्नत है। तो उन्होंने भी कहा इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट कि इस जो भी वर्ल्ड पीस डे है तो आप कर सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अभी ये बात नहीं है, किसी को समझ आप पाएगी भी नहीं वहां पे। तो उन्होंने मेरे लिए एक वहां से जितनी भी प्रेयर्स थी एक बुकलेट मंगवाई, जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वहां पे। जब वो बुकलेट आई तो मैंने सारी प्रेयर्स को, बड़े बड़े धर्मों की, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की, बड़े बड़े थिंकर्स, स्कॉलर, सभी की प्रेयर थी वहां पे। जब मैंने ये देखा कि क्या इन पे साइंटिफिक मेथड अप्लाई हो सकता है, क्या ये नेचरलिस्टिक है, या जो अभी हमने 4 पॉइंट्स की बात की है कि प्रकृति ही या नेचर ही एकमात्र सत्य है, जो अभी 4 बिंदुओं की बात की है, क्या ये प्रेयर उसमें से निकल सकती है? क्या ये प्रेयर कोई ऐसी सत्य की लॉजिक पे खड़ी उतरती है या अटल नियमों पे खड़ी उतरती है? तो यकीन मानिएगा एक भी प्रेयर उनमें से खड़ी नहीं उतरी। बात बड़ी कमाल की है भी, ऐसा कैसे? थोड़ा सा दिल को हिलाने वाली भी बात है। इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि हम सारी जिंदगी अंधेरी में रह पाए। आज हमने ये डिस्कस करना है कि जो भी हम प्रे करते हैं, आज हमारा टॉपिक ये नहीं है कि किस इष्ट देव के प्रति प्रे करते। आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही है कि जो हम प्रेयर करते हैं वो प्रेयर का लेवल क्या है और उसके करने के बाद हमारे अंदर चेंजेस क्या आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि प्रेयर की वजह कोई डर हो, कोई लालच हो या कोई धमकी हो। धमकी मीन्स व्हाट? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने इष्ट देव को कह रहे हैं देख ले भाई, अगर ये काम ना हुआ ना,
अगले दिन मैं आऊंगा नहीं, प्रसाद नहीं चढ़ाऊंगा, नंगे पैर जाके वहां नहीं जाऊंगा। कहीं हम धमकी तो नहीं दे रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें डर है अगर ये ना करें तो मरने के बाद हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा? एक सेकंड के लिए मेरे मन में ख्याल आया कि प्रेयर को उल्टा कमा के देखते हैं, एक रिवर्स गियर। दुनिया का जो सिस्टम है ना उसको उल्टा उल्टा कर देते हैं। उल्टा इन द सेंस कि वही लोग स्वर्ग में जाएंगे जो बिल्कुल कमीने होंगे, वही लोग इस दुनिया में अवार्ड पाएंगे जो बिल्कुल घटिया नीच इंसान होंगे। पुलिस भी उनको पकड़ेगी जो अच्छे लोग होंगे। फिर देखते हैं कि इंसानियत का लेवल कहां रहता है। अगर फिर भी हम सच्चे हैं तो इट मीन्स आपके अंदर रियल में कोई गुडनेस एग्जिस्ट करती है, वरना हमारी प्रेयर्स, हमारी गुडनेस का जो बेस है वो या तो डर है, या लालच, या धमकी, या स्वार्थ। और दूसरी बात, अगर हमारे इष्ट देव हमको सिर्फ एक ही बात बोल दें कि भाई जो मर्जी मांगना है मांग ले, लेकिन तेरे सारे फैमिली वालों को, तेरे रिश्तेदारों को, यहां पे भी जिनको भी तू जानता है, उनको तेरे से डबल मिलेगा। भी जो चीज भी मांगेगा ना उससे डबल मिलेगा, तो फिर शायद आपकी प्रेयर कुछ और हो जाएगी। क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है, जलसी है। वो बोलेगा कि मेरी एक आंख फोड़ दो इष्ट देव, मेरी एक आंख फोड़ दो ताकि सामने वाले की दोनों ही फूट जाए। महात्मा बुद्धा ने आज से 2500 साल पहले फिलॉसफी में पहली बार एक नया शब्द डाला है जो आज तक भी फिलॉसफी में नया हमारे लिए, वो है मुदिता। जलसी से बिल्कुल अपोजिट है। जलसी क्या है कि किसी की तरक्की को, उन्नति को, खुशी को देखकर जलना, और मुदिता है किसी की तरक्की को देखकर, उन्नति को देखकर, खुशी को देखकर खुश होना। शायद अभी तक वो लेवल हमारे अंदर आया ही नहीं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, लास्ट सभा में भी, कि महात्मा बुद्धा को इंडिया में अभी तक नहीं सुना गया। सुना गया होता तो शायद राजा रामू राय जिन्होंने एक सती सिस्टम को, सती प्रथा को बंद कराया है, वो आज से कई सेंचुरी पहले ही खत्म हो गई होती। बहुत सी कृतियों को धीरे धीरे समाज सुधारकों ने उखेड़ा है समय के साथ साथ। इंग्लिश राज में, जब इंग्लिश राज इंडिया में था, तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी सोशल इवल्स जिसको हम बोलते हैं, मोर देन 20 तो मेरे को याद है। फिर कभी इसको डिस्कस करेंगे कि केरला में क्या हो रहा था, शेड्यूल कास्ट की विमेन के साथ क्या हो रहा था। उन चेहरों को सामने लाएं तो शायद हमारी तस्वीर बन सकती है कि हम एग्जिस्ट कहां करते हैं, हमारा लेवल क्या है। मुदिता वर्ड इसलिए नया है क्योंकि हमारा जो लेवल है ना, जो हमारे ह्यूमन नेचर है, वो या तो किसी की तरक्की को देखकर जलना कुड़ना है, और या बिना किसी रीजन से किसी को तंग करना है। तो देवात्मा ने बड़ी जबरदस्त, बड़ी कमाल की चीज देखी है नेचर में, कि नेचर में एक नियम काम कर रहा है। वो नियम क्या है? बनो, बनाओ, बिगाड़ो और बिगड़ो। भी किसी को अच्छा बना दोगे तो तुम खुद अच्छे बन जाओगे, और किसी को बिगाड़ दोगे तो तुम खुद बिगड़ जाओगे। अभी ये बात तो सभी आपको लग रही होगी भी बड़ी इजी हो रही है, तो मेरे को भी पता है। लेकिन साहब, अगर ये पता होता तो सूरज उदय होने से पहले
करोड़ों जानवर हत्या हो जाते हैं। और मैंने प्रेयर जो कि वर्ल्ड पीस ऑफ डे के दिन रखा गया था, मैंने पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने मैडम को एक बात कही, जब तक हमारे टेबल्स पे जानवरों की लाशें रहेंगी, मतलब हम नॉनवेज खाएंगे, अपने पेट को कब्रिस्तान बनाएंगे, दुनिया में कभी शांति नहीं आ पाएगी तब तक। वैसे बड़ी कमाल है कि वेस्ट में जो आज हॉट टॉपिक है वो वीगन है, शुरुआत हो चुकी है वेस्ट में। ईस्ट को तो खैर अभी समझ नहीं आएगा, वेस्ट ने शुरुआत कर दी है, लोग वेजिटेरियन वीगन बनना शुरू हो गए। और ये मेरा दावा है, सिर्फ मेरा नहीं है, जितने भी वेस्टर्न के स्कॉलर्स हैं ये उन सभी का दावा है कि जब तक हमारे टेबल्स पे जानवर हैं, शांति कैसे आ सकेगी? क्योंकि नेचर के अपने नियम है ना, बनाओ और बनो। हमारे सर्वाइवल के लिए हम कितनी हत्याएं करते हैं, कितनी जानें लेते हैं। ये तो समझ के आना था, जो हमारा ऑफिशियल टाइम है ना 9 to 5, सिर्फ आदमी की रिकॉर्डिंग हो जाए 3 बातों को लेकर कि वो करता क्या है, वो सोचता क्या है और वो बोलता क्या है। शायद इस धरती पे कोई आदमी होगा जिसको फांसी ना दे दी जाए। मैं 2002 से लेकर 2006 तक 4 इयर्स एक ऐसे पुराने मैजिस्ट्रेट जो जज थे उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। तो उनको मिलने से पहले मेरे मन में था शायद इंग्लिश लोग कैसे खतरनाक, जैसे हमारी हिंदी फिल्मों में या पंजाबी फिल्मों में दिखाया जाता कि इनका कितना जबरदस्त और कितना इंजस्टिस सिस्टम था। हालांकि यहाँ आने के बाद मेरे को पता लगा कि ये सब बकवास है। जितनी उन्नति, जितना विकास इंग्लिश राज में हुआ है उतना अभी तक नहीं हो पाया है। आजादी के बाद क्या हुआ, हमारा जो पुलिस सिस्टम है या जो जुडिशियल डिपार्टमेंट है कितना करप्ट हो चुका है। शायद इसकी हमको समझ नहीं आ पाएगी। तो ये मैं नहीं कर रहा, वो फर्स्ट जो जज थे, मैजिस्ट्रेट थे और गोरों का राज में उन्होंने देखा हुआ है। वो कहते कि गोरों को राज कितना ज्यादा जस्टिस था, ओहो, रो पड़ते थे। कहते मैंने फरिश्ते ऐसे धरती पे देखे ही नहीं। ये हमको बात समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि हम अपने विश्वासों में, अपने नेशनलिज्म के विश्वासों में, अपने धर्म के विश्वासों में, अपने आले दुआले के विश्वासों में इस तरह खत्म हो चुके हैं, इस तरह हमारे दिमागों को लॉक लग चुके हैं कि हम उस सोच से बाहर निकल ही नहीं पाते। तो ये आज तक हमने सोचा ही नहीं है कि जो हम प्रेयर कर रहे हैं उसके बाद हमारे अंदर चेंजेस क्या है। क्या हम पहले से अच्छे बन रहे हैं या बुरे बन रहे हैं? आम लोगों को तो सोचना तो यही है, वो प्रेयर करने के बाद तो अच्छे बने ही होंगे ना, लेकिन उसका मीटर क्या है? अगर मैंने ये सोच लिया कि मरने के बाद मेरे को फला फला चीजें मिले, तो वो भी मेरी जो अंदर नीच भावनाएं उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने सोचा है। और मैं ये पर्सनली भी सोचता हूं, जब तक दुनिया में विशुद्ध परोपकारी पैदा ना होंगे, दुनिया में स्वर्ग नहीं आ सकता, शांति नहीं आ सकती। डे हम भले प्रेयर का डेली मना लें, हर आदमी अपने ख्यालों के हिसाब से, धर्म के हिसाब से दिन में 1 बार या 2 बार, कई बार प्रे करता है, लेकिन क्या शांति आई? आज हम इस मोड़ पे खड़े हैं कि कभी भी 3rd वर्ल्ड वॉर हो सकता है, कभी भी। उसका
नतीजा क्या होगा? अगर ये सोच लेना थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो नतीजा क्या होगा? सारी कायनात जो इतने बिलियन सेंचुरी के बाद यहां इस लेवल पे सारा सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन मैं लोगों को यही कहता हूं, जब हमने शुरू में कहा था ये दिवात्मा की फिलॉसफी बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है, तो आज मैं दिवात्मा की फिलॉसफी को सामने रख के एक दावा कर रहा हूं कि इस सेंचुरी में दो बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशन आने वाले हैं। पहली बात कि इस सेंचुरी के एंड में ऑलमोस्ट ज्यादा लोग वीगन या वेजिटेरियन बन जाएंगे। और दूसरी बात, जिस चीज को लेकर आज प्राउड फील कर रहे हैं कि इजराइल के पास, अमेरिका के पास, चाइना के पास इतने एटम बम्स हैं या न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये खत्म करने पड़ेंगे इनको, या एक ऐसे साइलेंट मोड पे डालने पड़ेंगे कि गिनती के लिए तो हो सकता है कि इतने हैं, इनको कोई यूज नहीं कर पाएगा। क्योंकि अब वो पुराना जमाना नहीं है कि एक कंट्री पे या एक स्टेट पे या एक डिस्ट्रिक्ट पे वॉर किया तो वही खत्म होगा। अभी ये लड़ाई आर और पार की होगी। तो प्रेयर के लिए हमको दो चीजें याद रखनी है। जो हम बोल रहे हैं क्या वो प्रैक्टिकल पॉसिबल है? और नंबर 2, जो हम कह रहे हैं उसको कहने के बाद हमारे अंदर जो परिवर्तन आया वो अच्छा है या बुरा है? हमारे नीच भाव सेटिस्फाई हो रहे हैं या उच्च भाव सेटिस्फाई हो रहे हैं? अगर तो हमारी प्रेयर अनकंडीशनल है, अगर तो हमारी प्रेयर ग्रेटिट्यूड से डेवलप हुई है, अगर तो हमारी प्रेयर का जो पीछे की फीलिंग है वो रिस्पेक्ट है, रिवरेंस है, अगर तो हमारी प्रेयर के पीछे जो डोमिनेटेड फीलिंग है वो कंपैशन है, तो इसका असर जरूर होगा, किसी को समझ आए या ना आए। इससे नेचर का नियम पूरा होगा। और जब ये एक इस लेवल पे पनपेगी ये प्रेयर, अगर इन भावों से है, तो वो कहीं ना कहीं अनकंडीशनल हो जाएगी। वो अपने लिए नहीं करेगा, वो पूरी कायनात के लिए करेगा, पूरी समाज के लिए करेगा। तो नेक्स्ट टाइम हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि देवात्मा की प्रेयर क्या है, वो कैसे साइंटिफिक है, उसका बेस कैसे नेचर है, वो कैसे ऑप्टिमिस्टिक है, वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है। तो आज सिर्फ हम बस इतना ही समझ लें कि जितनी भी हम प्रेयर कर रहे हैं, बस 4 चीजें नोट करें। नंबर 1, क्या वो पहले नियम को पूरा करती है कि प्रकृति ही एकमात्र सत्य है, इससे बाहर व इसके अलावा कोई अस्तित्व सत्य नहीं। नंबर 2, जो भी हम नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं वो हमारी सेंसेस या फीलिंग्स या हमारी लोअर फीलिंग्स या हायर फीलिंग्स, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अगर तो उनके साथ या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम प्रूव कर पाते हैं तो ही साइंटिफिक का, वरना नहीं। क्या हमारी प्रेयर में कुछ ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी बोल रहे हैं? और तीसरी बात, वो लॉजिक पे खरी उतरती है या नहीं? और चौथी बात, नेचर के जो अटल नियम है उनके अगेंस्ट है या उनके अनुकूल है? बस यही समझ ले। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि देवात्मा की प्रेयर एग्जिस्ट कहाँ करती है। आप सभी को शुभ हो।